देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने धमकाया, यह है हिंदुस्तान की हालत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज इसी बड़े सवाल के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। क्या हाथरस में इंसाफ की लड़ाई के बहाने दंगा भड़काने की साजिश थी और क्या हाथरस को जातीय दंगे की प्रयोगशाला बनाने का प्लान था? ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि हाथरस पर यूपी सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक हाथरस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम के नाम पर कुछ लोगों ने बड़ी साजिश रची थी और इस दावे के पीछे जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट है। आरोप यह है कि इस वेबसाइट का मकसद ही यूपी में जातीय दंगे कराकर योगी और मोदी को बदनाम करना था। एनटीसीए विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर इस मुद्दे को फैलाने की साजिश थी। वेबसाइट के जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जिसमें साफ ये लिखा है कि दंगा कैसे करना है, दंगे से कैसे बचना है, कहां भड़काना है, ये पूरी जानकारी दी गई है और ये स्क्रीनशॉट भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की आड़ में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश भी रची गई थी। इन सब के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। ये बड़ा दावा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। जब जांच एजेंसीज की नजर इस वेबसाइट पर पड़ी तो रातों रात ये वेबसाइट बंद हो गई और इसीलिए सरकार अब ये सवाल पूछ रही है कि क्या इंसाफ की आड़ में उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना ये था प्लान, ये थी साजिश? इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आपने अहम बयान सुना। वो ये सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हाथरस के लिए इंसाफ मांगने की आड़ में यूपी को दंगों की आग में झोंकने का प्लान था और ये कुछ उसी तर्ज पर हो रहा था, उसी प्लानिंग के साथ हो रहा था जैसे आपने दिल्ली में सीएए के और बाकी प्रोटेस्ट के दौरान देखा था। हम सीधे आपको ग्राउंड से इनपुट देंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हाथरस में मौजूद हैं आशुतोष और जितेंद्र भी, मौसमी भी जुड़ेंगे हमारे साथ हाथरस से। कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी हमारे साथ आ गए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संगीत रागी जी जुड़ गए हैं इस चर्चा में हमारे साथ। संगीत रागी जी, अभय दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास आऊंगी चर्चा की शुरुआत करने के लिए, लेकिन पहले आपका रुख करेंगे अभिषेक। लखनऊ इस वक्त सुर्खियों में है, केंद्र बना हुआ है इसलिए क्योंकि यूपी सरकार ने एक बड़ा दावा किया है कि हाथरस की आड़ में उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की प्लानिंग थी। किस तरह के इनपुट सरकार के पास है? क्या यह खुफिया सूचना है? देखिए मीनाक्षी, कल से ही सरकार इस बात के संकेत देने लगी थी कि हाथरस के नाम पर बहुत कुछ बड़ा हो रहा है और पर्दे के पीछे हो रहा है और यही वजह है कि दिन में कई धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आ गया कि बड़ा षड्यंत्र एक रचा जा रहा है हाथरस के बहाने और इससे प्रदेश के विकास को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन देर रात जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने जांच शुरू की और जांच एजेंसियों के मुताबिक, सरकार के दावों के मुताबिक ये जो जांच शुरू हुई तो उसमें हाथरस फॉर जस्टिस नाम की एक वेबसाइट को इन लोगों ने पिन पॉइंट किया। उसके भीतर कई और हैशटैग बने हुए लिंक्स थे, साथ साथ कई उसके फॉलोअर्स नए नए बने थे और जब इसको इन लोगों ने पिन पॉइंट किया और इसके तमाम कंटेंट को खंगाला तो उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें दिखाई दी। सरकार ने बकायदा दावा किया कि ऐसे कई वेबसाइट्स बनाए गए, कई लोगों को
इस दंगे को भड़काने के लिए आगे लाया गया। अब सरकार ये कह रही है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी करेगी, क्योंकि एक बात और बता दूं मीनाक्षी कि कई न्यूज चैनलों के स्क्रीनशॉट लेकर फोटोशॉप करके भी गलत बातें फैलाई जा रही थी। अब सरकार कह रही है कि वो जल्द इस मामले की तह तक पहुंचेगी। बड़ी बात बता रहे हैं अभिषेक आप, यहां से जो जानकारी आपने दी, अब आपको हम ले चलते हैं हाथरस भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर दंगे की साजिश थी। आशुतोष ये बताइए, जो सरकार ने ये नई जानकारी शेयर की है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हाथरस को दंगों की आग में झोंकने की प्लानिंग थी और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तैयारी की जा रही थी, बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई थी। आप तो वहां मौजूद हैं आशुतोष, क्या वहां की हवा में आप महसूस कर रहे हैं? दो इसके परिप्रेक्ष्य हैं मीनाक्षी, दोनों नैरेटिव को समझना बेहद जरूरी है। एक तो जिस तरह से इस पूरे मामले में प्रशासन की लीपापोती हुई, उसके चलते विरोधियों को मौका मिला सीधे सीधे योगी सरकार को घेरने का। जाहिर है उसके बदले अब सरकार पलटवार करेगी। ये हो गए इसके सियासी मायने। दूसरा जो जानकारी अभिषेक ने दी, और यह हमेशा होता है कि जब भी कोई मूवमेंट खड़ा होता है, खासकर निर्भया से लेकर के और खास में सीए से, या कोई भी मूवमेंट खड़ा हो, तो असामाजिक तत्व उसका फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज तक का ही स्क्रीनशॉट उठा करके उस पर फर्जी ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री का बयान पेस्ट कर दिया गया था, जिस पर हमने फैक्ट चेक किया कि ऐसा बयान तो उन्होंने कभी दिया नहीं था। उस बयान के मायने ये थे कि दरअसल जिससे सीधे सीधे जातीय हिंसा को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए ऐसी जो संभावनाएं हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा परिप्रेक्ष्य ये कि यहां पर जब सियासी लोग आ रहे थे पीड़िता के परिवार के प्रति संवेदना दिखाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उस समय क्या हो रहा था? उस समय पार्टियों के समर्थक बैरिकेड के पास, चूंकि अंदर 100 धारा 44 लगी है, आप बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं जा सकते, वहां पर खड़े होते थे, नारे लगाते थे, और उसी के चलते लाठी चार्ज भी करना पड़ा। उसी में जानकारी हमारे पास जो ये भी है कि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उन पर सीधे सीधे सरकार ने मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया है। तो इन सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए सरकार विपक्षियों पर तो हावी है ही, अब एक बड़ा आरोप लेकर सामने आई है। बड़ा आरोप, बिल्कुल। और आइए सीधे अब चल लेते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई इधर उधर की बात नहीं की, उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि विकास को अवरुद्ध करने के लिए, उत्तर प्रदेश को अशांत करने के लिए ये विपक्ष की साजिश है और हमारे पास ये खुफिया सूचना है, सबूत है कि किस तरह से पूरी प्लानिंग थी उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने की, और यही वजह है कि हाथरस पर विपक्षी दल भी फोकस कर रहे हैं। इंसाफ महज एक बहाना है उनके लिए। मनीषा जी, मेरे पास कोई खुफिया सूचना नहीं, मगर प्रामाणिक सूचना है। 14 सितंबर को जो बलात्कार की घटना हाथरस की पीड़िता के साथ घटी है, उसको दबाने के लिए 20 तारीख को पहली बार उस बच्ची का स्टेटमेंट लिया, 22 तारीख को वेजाइनल स्वाइप लिया, जिसकी बात कर रहे हैं कि बलात्कार नहीं है। यही तर्क आसाराम बापू के समर्थक भी दे रहे हैं इसी कोर्ट लेकर के। यही की यही हूबहू कुलदीप सेंगर 2017 जून में घटना घटी, 2018 तक सरकार ने कार्रवाई की, वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि शर्मनाक बात है, आज भी सरकार एफिडेविट दे रही कि गिरफ्तारी लॉ मेकर की नहीं की जानी चाहिए, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। उस समय भी पुलिस अभिरक्षा में पीड़िता के पिता की पीट कर हत्या कर दी, सरेआम सरे राह उनकी मौसी और चाची की ट्रक में चलकर हत्या कर दी गई। तो आदित्यनाथ जी कितना सर देंगे, मुझे बताइए, क्या ये अपराध नहीं? प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं उस परिवार को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्या ये आपका अपराध नहीं? आप बताइए, 2013 के बाद तो रेप की डेफिनेशन बदल गई, क्या आईपीसी का सेक्शन 375 नहीं पढ़ा आपके अधिकारियों ने? पढ़ा है, उसमें सिर्फ वैजाइनल स्वाइप और सीमन नहीं मिलने का कारण नहीं है, हेयर की क्या नहीं। अभय दुबे जी, ये सवाल तो अभय दुबे जी, ये सवाल तो हम भी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, उनका ये कहना है कि सिर्फ हाथरस पर ही फोकस क्यों? उत्तर प्रदेश में ही अगर बीते 5 दिन की भी परिस्थितियों पर आप ध्यान ले लें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बलात्कार की खबरें आई होंगी, लेकिन सिर्फ हाथरस पर ही क्यों विपक्ष को तरस आता है? वहीं पर जाकर उनको क्यों इंसाफ की मांग करनी है? उसी परिवार के साथ उनको क्यों अपनी संवेदना जतानी है? बाकियों के लिए वो संवेदना खत्म क्यों हो जाती है? आपने मनीषा मीनाक्षी बोल रही हूँ सर, स्टूडियो से। सॉरी मीनाक्षी जी, देखिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ ये प्रकरण है कि सरकार अपराधियों
साथ खड़ी हो गई है, उनको निरपराध बता रही है, तब सब लोगों का दृढ़ता से साथ खड़े होना आवश्यक है। अगर और कोई प्रकरण में सरकार अपराधियों के साथ खड़ी होती और निर्दोष बताती तो वहां पर भी सभी लोगों का दायित्व है। वो राजनीतिक दल किसकी सरकार है इससे सरोकार नहीं है, हम सबको दृढ़ता से साथ खड़े होना होगा। मुझे ये बताइए, सीधा सा एक उदाहरण है, जब 14 को उसकी मां खुद कह रही है कि मेरी बच्ची निर्वस्त्र थी, उसकी गर्दन से, उसकी आंखों से, उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था, मैंने अपने आंचल से ढका और पुलिस के पास गए तो पुलिस अभय जी, कहती उसके लिए मत करिए, अब सीबीआई को जांच दे दी है ना, यहाँ से। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दिया है ना, देश की सुप्रीम एजेंसी को दे दिया इन्वेस्टिगेशन इन सभी आरोपों की जांच के लिए, इस केस के लिए। पर जो दंगों की साजिश का आरोप है, जिसके लिए सरकार वेबसाइट और उसके स्क्रीनशॉट्स और वो पूरी प्लानिंग बता रही है, सवाल उस पर हो रहे हैं कि हाथरस को क्या एक मास्क की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल एक दंगे को फैलाने के लिए वहां पर किया जाने वाला था। ग्राउंड से अपडेट ले लेते हैं, जितेंद्र भी मौजूद हैं। जितेंद्र, मुझे ये बताइए, सरकार ने बहुत गंभीर बात की है, ये बहुत बड़ा आरोप है अगर ये कहा जा रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने की कोशिश हो रही थी और उसके पीछे किस तरह से एक वेबसाइट को बनाया गया, रातों रात फिर उसे जैसी सूचना मिली तो उसे बंद भी कर दिया गया। इस आरोप के बाद क्या कदम उठाए हैं जितेंद्र सरकार ने? क्योंकि आई एम श्योर अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है तो गृह मंत्रालय को भी लूप में लिया गया होगा, उन तक भी जानकारी पहुंचाई गई होगी। क्या कोई इसके लिए टीम बनाई गई है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी? कब इसको लेकर जानकारी सामने आएगी? देखिए मीनाक्षी, अभी मैं इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हूं, जो पीड़ित का परिवार है उनके घर पर मैं मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही थी, तो उनका आरोप अलग है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह भी सिफारिश की गई है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। तो सीबीआई से जांच कराने का मकसद ये रहा होगा कि आखिर अगर इस तरीके की जो साजिश रची जा रही थी उसके पीछे कौन से लोग शामिल हैं और किस तरीके के आगे वो लोग कदम उठाने वाले थे, तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है, परिवार वाले अभी भी इस बात को लेकर के परेशान है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। हालांकि यहाँ की स्थिति अगर देखें, जो ग्राउंड की करंट सिचुएशन है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने यहाँ जो पीएसी है इसके अलावा दूसरे पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया है। लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित तभी ये लोग महसूस करेंगे अगर जब तक मीडिया यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उसी दौरान ये लोग अपने आप को सुरक्षित यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। आगे की सुरक्षा का आश्वासन सरकार की तरफ से इनको दिया जाना चाहिए, इस बात की मांग इस परिवार की तरफ से किया जा रहा है। और ये लोग यही कह रहे हैं कि अगर इनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा तब इनके जो बेटी है उसको बड़े स्तर पर न्याय मिलेगा। और बिल्कुल जितेंद्र, परिवार की परिस्थिति को समझा जा सकता है क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने अपनी बच्ची को खोया है, बच्ची के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से समीकरण बदलते जा रहे हैं वहां पर, और इनफैक्ट हाथरस में जो परिस्थितियां हो रही है, जातीय समीकरण जिस तरह से वहां पर अब हावी हो रहे हैं, ये वाकई चिंता का विषय है। संगीत रागी जी, सवाल टाइमिंग को लेकर तो उठेंगे, बेहद संवेदनशील आरोप है जो सरकार लगा रही है, कह रही है कि दंगों की साजिश का आरोप है। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता जो कमियां हाथरस के केस में पुलिस और प्रशासन की तरफ से दिखाई दी हैं। चाहे शव को आधी रात में पुलिस जला देती है, डीएम परिवार से किस तरह से बात करते हैं और उसके बाद भी परिवार को बंद किया जाता है, मीडिया को वहां जाने से रोक दिया जाता है और फिर 2 दिन बाद इजाजत दे दी जाती है। ये जो चूक हुई है प्रशासन की तरफ से, कुछ तो गड़बड़ दिखाई देती है। देखिए मीनाक्षी जी, किसी भी सभ्य समाज के अंदर यदि बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो, महिलाओं के साथ बलात्कार, तो वो समाज का एक प्रकार की असफलता है, वो एक राष्ट्र की असफलता है। और मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। आप देखिए कि पिछले 2-3 दिन के अंतर्गत राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या हुआ, वहां पर भी बलात्कार की घटनाएं घटी। एक बच्ची को खींच करके 3 लोगों ने बलात्कार किया और एफआईआर रिपोर्ट तक नहीं दर्ज किया गया। अखबार में जब वो चीजें छपी उसके बाद एफआईआर। 12 में ऐसी घटनाएं घटती हैं। मैं ये गिनवा नहीं रहा हूं। बिहार में 25 जुलाई को एक दलित महिला के साथ एक दलित युवती के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने वाले मुस्लिम संप्रदाय से लोग थे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी का समीकरण बिगड़ जाता, बाकी विपक्षियों का समीकरण बिगड़ जाता।
उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी ऐसी घटनाएं, मैं ये गिनवा रहा हूं, ये रोज मीडिया में चल रहा है, मैं उसको गिनवा रहा हूं कि जरा इसका विश्लेषण करके देखिए कि हाथरस पर भी ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात मुझे ऐसा लगता है, और जिस प्रकार के राहुल गांधी का तेवर, कई बार आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी फटा पोस्टर निकला हीरो, तो राहुल गांधी का अभिनय मुझे लगता है कि उसी नायक की तरह है। वो एक लॉस एंजल्स से और बैंकॉक से आते हैं और ऐसा तेवर यंग एंग्री मैन की तरह दिखाते हैं जैसे लगता हो कि से वो पूरा का पूरा अकेले वही एक संवेदनशील है और कोई संवेदनशील नहीं है। ये ध्यान रखिए, हर कोई विचलित है इस घटना से लेकर के, लेकिन आप अपनी बहन भाई के साथ जाकर के गाड़ी में जब यहां से निकलते हैं दिल्ली से, तो हंसी मजाक ठट्ठे करके जाते हैं। ये बताता है कि आप कितने संवेदनशील है। और वहां जाकर के, प्लीज मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मुझे प्लीज सुनने का धैर्य रखिए अभय जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। अभय जी आ रही हूं आपके और पास। वहां जाकर के आप पोस्टर बॉय की तरह गंभीरता से यंग एंग्री मैन की तरह आप फोटो खिंचवाने में लगे, तो राहुल गांधी की ऐसी संवेदनशीलता पर कौन प्रश्न नहीं करेगा। जो व्यक्ति शहीदों के शहादत पर जाकर के उनको स्मरण श्रद्धांजलि करने जाता हो और ये देख करके कोई फोटो खींच रहा है या नहीं वो मुस्कुराता हो, ऐसी संवेदनशीलता पर कौन प्रश्न नहीं करेगा। मैंने आपसे सवाल मैंने आपसे यही पूछा ना, इशारा कर रहा राहुल गांधी क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन सरकार को, वहां पर गए थे, संगीत रागी जी, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो तो विपक्ष में बैठे हैं ना, वो विपक्ष में बैठे हैं। जनता ने बहुमत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना है ना, इसीलिए सवाल सरकार से हो रहे हैं। बहुमत से किन्हें चुना गया है संगीत जी? सवाल ये उठता है कि क्या पीड़िता के शव को आधी रात को जला दिया जाएगा और जिम्मेदारी भी तय नहीं होगी? नहीं, आप राहुल गांधी को लेकर बोल रहे हैं। जितना अभय जी को समय दिया था, प्लीज मुझे 10 सेकंड और सुन लीजिए जी, बोलिए। 10 सेकंड, मैं आपसे 10 सेकंड मान रहा हूं। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी जिहादियों के साथ मिलकर के जातीय घृणा करने में उसकी अपनी राजनीति सदती है। समाजवादी पार्टी यदि हिंदू समाज के अंदर इस प्रकार का विभेद हो, वैमनस्य हो, तो उससे उसकी चीजें सदती है। दलित मुस्लिम एकता ऐसा इकट्ठा हो तो कांग्रेस की राजनीति सत्य है। इसीलिए कांग्रेस शर्मनाक तरीके से बहुत ही घटिया राजनीति के स्तर पर उतर करके, और ये पता है अबे जी जवाब दीजिए, के चुनाव में भी कांग्रेस ने जवाब प्रयोग को किया था। आज भी कांग्रेस पार्टी बताइए मुझे, मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था का पोस्टर फाड़ा किसने? उस न्याय व्यवस्था के पोस्टर फाड़ने के खलनायक कौन है? ये उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। क्या प्रधानमंत्री जी नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश का बेटा वहां से आए? अब मार दिया गया, सबको पता है कि आपने कौन सा काम किया है। महाराष्ट्र के अंदर आपको बेशर्मी आपकी नहीं दिखती है, आपकी अपनी पार्टी की बेशर्मी महाराष्ट्र में नहीं दिखती है। उस आदमी ने कौन सी ऐसी गलती की थी? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको आतंकवादियों को दिल में पसीजन होती है, लेकिन बाकी नहीं होती है। जलाया जाना है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय से तय हो रहा है। किन किन अपराधियों को बचाना है ये मुख्यमंत्री के है कि कांग्रेस की अध्यक्षा इस देश को तोड़ने की साजिश में हिस्सा है। तो सब कांग्रेस की अध्यक्षा चाहती है कि हिंदू समाज के अंदर विद्वेष हो, इस देश पर वाले के। देखिए, आरोप जो लगाए गए हैं, जो सरकार कह रही है, वहां पर जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट बनाई गई और उसमें बकायदा पूरी प्लानिंग थी कि आखिर किस तरह से वहां पर दंगे भड़काए जाएंगे, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब चुप बैठना है। ये बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर आरोप हैं और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार जो आरोप लगा रही है, ग्राउंड पर जो स्थितियां दिखाई देती हैं, क्या वाकई कहीं हाथरस को इंसाफ की आड़ में दंगों के लिए इस्तेमाल करने की एक प्रयोगशाला के तौर पर तो नहीं सोचा जा रहा था, या उसकी कल्पना नहीं की जा रही थी? हाथरस सियासी अखाड़े का केंद्र बन गया है, नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है और इस वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और हाथरस कांड को सियासी साजिश बताया है। यूपी के हाथरस का ये गांव विपक्षी पार्टियों की सियासत का अखाड़ा बन गया है। विपक्षी पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हैं।
गांव का दौरा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सियासी नारेबाजी चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी हाथरस कांड को सियासी साजिश बता रहे हैं। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री का यह बयान तब आया जब हाथरस को लेकर पिछले 4 दिनों से जबरदस्त सियासी कोहराम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां पीड़ित परिवार से मिलने की आड़ में अपनी सियासत चमकाने की जोर आजमाइश में जुटी हैं। कल समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथरस का रुख किया। नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के घर के बाहर नारेबाजी। जब धारा 144 के बावजूद सियासी हुड़दंग होने लगा तो पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। कभी कभी अति हो जाती है, इन्होंने अति की है। खैर, आज जो हम पे लाठी चलाई उसे हम लोग सहन भी कर लेंगे। हमारे कार्यकर्ता एक नहीं 100 लाठी खाएगा। सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल यहाँ की न्याय व्यवस्था का है। सवाल यह है कि जहाँ हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिस पे लोग विश्वास कर पाए और जो कानून के प्रति भावना और विश्वास को बढ़ा सके, यहाँ एनकाउंटर पुलिस को खड़े करने वाली आज सरकार है, जो इतनी अहंकारी सरकार है, जो नहीं चाहती कि उसका कोई विरोधी कहीं भी खड़ा हो। परिवार असंतुष्ट है और परिवार की भी मांग है और समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। परिवार की मांग के साथ मेरी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। ये प्रशासन तो बलि का बकरा बनाया जा रहा, असली जिम्मेदार तो लखनऊ में बैठे लोग हैं। तो आप इस्तीफा मांगेंगे योगी आदित्यनाथ? और आप सीडीआर चेक करा लीजिए इन अधिकारियों की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुल योगी आदित्यनाथ जी को इस समय उत्तर प्रदेश के चलाने का हक खो चुके हैं। उधर पंजाब में ट्रैक्टर लेकर रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने मोगा से ही हाथरस को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अफसोस की बात है कि ये जो एक पॉलिटिकल पर्यटन का जो पारिवारिक पैकेज चल रहा है, परिवार के पॉलिटिकल पर्यटन का पैकेज है, जिसमें कि भाई कभी बहन, कभी ये गिर रहे हैं तो कभी वो उठ रहे हैं, उनका जो है वो चिंता अपराध नहीं है, बल्कि उनकी चिंता जो है उनकी सिरकती हुई राजनीतिक जमीन है। सीबीआई जांच के ऐलान के बीच मामले की एसआईटी जांच हो रही है। एसआईटी की टीम ने घर वालों का बयान दर्ज कर लिया है। इस बीच भीम आर्मी के मुखिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्यायिक जांच की मांग दोहराई। इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। तमाम सियासी हंगामे के बीच जिले के डीएम को हटाने की मांग भी बढ़ती जा रही है। मायावती से लेकर प्रियंका गांधी तक ने जिले के मुखिया पर कार्रवाई की मांग की है। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस आज तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास को डीरेल करने के लिए हाथरस में इंसाफ की आड़ में दंगे की साजिश का प्लान था। इसको लेकर सरकार ने यह जानकारी दी है कि किस तरह से जस्टिस फॉर हाथरस इस नाम से वेबसाइट चल रही थी और उसमें सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया था कि कैसे, कब, कहां दंगे करने हैं। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट
दंगा भड़काने का इसका प्लान था और आपको इसका हम वो स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं जो सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है। लेकिन इस बीच आपको उस पीड़ित परिवार को भी जरूर सुनना चाहिए जो बेटी के इंसाफ के लिए तड़प रहा है। हाथरस की निर्भया के परिवार से आज तक ने बात की। परिवार ने आज तक पर अपनी बात रखी, सरकार से सुरक्षा मांगी। तो सुरक्षा चाहिए, मेरी लड़की को नहीं देखने मिला, क्या कह सकती हूँ। 12-1 बजे तक चलता रहा, 2-2:30 बजे बज गए तो वो एक ऐसा है कि अपनी लड़की को मतलब वो कर दो, चलो सब लोग। तो हमने कि हम नहीं जा रहे, तो वहाँ मैंने यहाँ हमारी बॉडी हमारी लड़की के यहाँ लेके आओ, कि यहाँ नहीं, वहीं आपको चलना पड़ेगा। आप बिटिया से आखिरी बार कब मिली थी? अस्पताल में मिली थी, क्या बात हुई थी आपकी? क्या उन्होंने आपसे कहा? मम्मी मुझे जल्दी ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अभी ना मेरी पैरें तब तू खड़ी ना हो पाते, बेटा ठीक है जाऊंगी तब तो मम्मी मैं घर ठीक हो जाऊंगी, तुम मुझे ले चल, घर ले चल। हाँ मेरे बेटे तेरे पैर ना उठ रहे, पैर नहीं उठ पा रहे? नहीं बाकी पैर नहीं उठवा रहे, नारी ना उठ पा रही करके चमचिया से पानी डालते और चाय डालते चमचिया से, लीन नहीं पाती गले से, कुछ खा नहीं पा रही। आपके साथ खेत में हाथ बटाने जरूर जाती थी, वो मेहनत करती थी? हाँ मेहनत करती मेरी लड़की, घर पे काम करती, हमारे साथ ही रहती। आपके साथ ही रहती थी? सोती मेरे साथ, जाना तो गए, मुझे नींद नहीं आती। परेशान मत हुई मम्मी तो नींद ना आते, मेरी संगी सोती, खाना बनाती, घर का सारा काम करती, सब्जी बनाएगी, तोरे की सब्जी बनाई, आटा गूंद के रखी गई। तो भाभी क्या कहते हैं अगर ललित सो जाता तो तुम कर लिया ना, मैं हवाला आ रही, मैं डाल लूंगी रोटी। उसी दिन खाना बना के गई थी, आटा गूंद के रखी गई। मैं आके अगर लली क्या कहते सो जाए ना, सो जाए लली तो कर लेना, नहीं मैं आके बना लूंगी, जो कह के गई भाभी से। परिवार सुरक्षा मांग रहा है क्योंकि जिस तरह से अब तमाम खबरें वहां पर उभर रही हैं और जो जातीय समीकरण बदल रहे हैं उसे लेकर भी परिवार खौफ में है। लेकिन इस बीच सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है योगी सरकार, लेकिन परिवार का यह कहना है कि वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन हो। पहले से कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्ट ट्रैक में लेके सुप्रीम कोर्ट से जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसी बोल रहे हैं सर। ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं। जी सीबीआई का हमें पता नहीं है, और पर हम जो बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो जज से जो न्याय मिलेगा वो हमें। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा? फिर हमने जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। आप लोग सीबीआई जांच चाहते हैं? नहीं, सीबीआई जांच नहीं चाहते? नहीं चाहिए हमें सीबीआई। तो फिर जांच कैसे होगी? आपको एसआईटी जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग फैसला करो। कोर्ट से जो होगा वो मान्य होगा, बाकी कुछ मान्य नहीं हम कोई। अच्छा ये बताइए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं ग्राउंड से। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं, आशुतोष भी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र ये बताइए, जो तस्वीर हम यहाँ पर उभरती हुई देख रहे हैं, परिवार एक तरफ सुरक्षा भी मांग रहा है। आप ये देखिए धारा 144 वहां पर लागू है, लेकिन वहां पंचायत भी हो रही है और वहां पर आरोपियों के समर्थन में हम देख रहे हैं कि आवाज उठ रही है। इस बीच परिवार को यकीनन डर लग रहा है वहां पर रहने में। सरकार की तरफ से क्या कोई कोशिश, कोई प्रयास अभी ऐसे कि आगे उनको सुरक्षा दी जा सकती है पीड़ित परिवार को? बिल्कुल मीनाक्षी, इसी बात को लेकर के जो परिवार वाले हैं वो सवाल उठा रहे हैं। उनको इस बात का डर लग रहा है कि यहाँ पर जब तक पुलिस है, मीडिया वाले हैं, तब तक ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमने अब से थोड़ी देर पहले परिवार वालों से बातचीत किया तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यहाँ पर उनको सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा इस तरीके की हो जो परमानेंट सुरक्षा इनको यहाँ गाँव में मिलती रहे। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंचायत हो रही है और उस पंचायत में इन लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि अगर ये लोग गाँव में रहेंगे
रहेंगे तो इनको सुरक्षा नहीं मिलेगी। पुलिस की हालांकि व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी की जो स्थिति आपको बता दें, ग्राउंड जीरो पर वो सिचुएशन है कि पुलिस चारों तरफ यहाँ गांव में मौजूद है, लेकिन परिवार वालों को इस बात का डर लग रहा है कि अगर पुलिस चली जाएगी तो क्या इनके साथ इंसाफ होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के परिवार वाले अभी भी डरे हुए हैं और इस बात का आश्वासन सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको देना पड़ेगा, जिससे कि परिवार में इस तरीके का भय कायम न रहे। अब ये भी बताइए अभिषेक, आप हमें, हम देख रहे हैं कि परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच ठीक है वो एक तरफ, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन चाहिए। परिवार जब ये कह रहा है, परिवार को भी आई एम श्योर लोग होंगे गाइड करने वाले जो उनको सलाह दे रहे हैं कि उन्हें आगे कैसे कदम उठाना चाहिए। सरकार कैसे इस पूरे परिस्थिति पर नजर बनाए हुए और इस पूरी मांग का क्या मतलब है अभिषेक? देखिए मीनाक्षी, जब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई तब तक सीबीआई जांच की डिमांड नहीं उठी थी। यानी कि जब से ये घटना घटी थी, जो लोकल जांच पुलिस कर रही थी और साथ साथ एसआईटी की जांच की बात की गई थी, लेकिन अचानक से सरकार को ये लगा कि ज्यादा किरकिरी हो रही है तो उन्होंने सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच की सिफारिश कर डाली। कुल मिलाकर के सरकार का मानना है कि चूंकि जितने बड़े मामले हुए हैं उसमें सीबीआई जांच पर लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पर या उनकी जांच पर, एसआईटी पर अगर उन्हें भरोसा नहीं है तो सीबीआई जो जांच करेगी कम से कम उस पर उनको भरोसा हो जाए। लेकिन जो परिवार है वो अब सीबीआई की जांच नहीं चाहता और ना ही एसआईटी की जांच पर उसका भरोसा है। अब वो चाहता है कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात की जांच करें। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ सवाल खड़े जरूर होते हैं कि आखिर सीबीआई से जांच कराने में क्या बुराई है, क्या इस संस्था से जांच नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बात का कोई जवाब निकल करके सामने नहीं आता मीनाक्षी कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजनीति हुई है, जिस तरीके से लोग वहां पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि परिवार को कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें बताई गई हैं और शायद परिवार को ये लग रहा है कि इन सब चीजों का, इन सब जांचों में हो सकता है कि उन्हें न्याय ना मिले। अबे दुबे जी, सीबीआई जांच से क्या परेशानी है, भरोसा नहीं है? देखिए मीनाक्षी खंडवाल जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं जिस निर्भीकता से आप और आपके एंकर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, परिवार की पीड़ा और वेदना को बता रहे हैं। ये प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को प्रतिबिंबित करता हुआ आज तक को भी मैं बधाई देता हूं। मगर आरोप क्या है? आरोप ये है कि संवेदनशीलता के नाम पर क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात की पल पल की जानकारी नहीं थी? इतना संवेदनशील मुद्दा है, मुख्यमंत्री नहीं मॉनिटर कर रहे थे? तो लोगों में यह आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसको प्रभावित कर रहा है जांच को। और एक बड़ी बात मैं बताता हूं, जितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, जितने फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, उनको अगर नियोजित रूप से सरकार ने समाप्त किया है, फिर सीबीआई को इंक्वायरी के लिए देने से बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट की तो मॉनिटर्ड एक इंक्वायरी हो, चाहे फिर वो सीबीआई करे मगर सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि होना तो ये चाहिए था कि जब एमएलसी हुआ, सबसे पहले मेडिको लीगल केस जब पहले दिन हुआ, तभी आपको ये जांच करनी चाहिए थी कि सीमन है कि नहीं है। 14 तारीख की घटना का 22 को आप संज्ञान लेते हो और जांच करते हो, उसके बाद भी ट्यूबिक हेयर की आपने कोई जांच नहीं की, नाखूनों की कोई जांच नहीं की। तो ये पोस्टर न्याय व्यवस्था का फाड़ दिया उत्तर प्रदेश में। और गंभीर आरोप है मुख्यमंत्री पर, स्वयं पर, जिनके दिशा निर्देशों पर रात को, आधी रात को शव को जला दिया गया ताकि बाद के लिए कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने हो तो वो नहीं किए जा सके। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, अपनी छवि को संगीत रागी जी, यही सवाल है। संगीत रागी जी, देखिए जो ये लूप होल्स हैं, जिस तरह से जो एक प्रोसीजर होता है ऐसे केसेस के बाद, मैं मानती हूं इस बात को कि कोई भी पुलिस, कोई भी प्रशासन हर जगह होने वाले बलात्कार पर रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि जितनी पुलिस हमारे देश में मौजूद है, अपराधों पर इस तरह से लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक डर होता है प्रशासन का, कानून व्यवस्था का एक भय होता है, जहां पर सरकार फेल दिखाई देती है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि उसके बाद जिस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाई दिए। और अभी भी देखिए परिस्थिति क्या यहां पर दिखाई देती है। नार्को टेस्ट उन पुलिस कर्मियों का भी होगा जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने शव जलाया, आरोपियों का भी होगा, लेकिन परिवार का भी होगा। नार्को टेस्ट परिवार का भी होगा, इसका मतलब शक है सरकार को परिवार के बयानों पर। देखिए मीनाक्षी जी,
परिवार ने पिछले 14 दिनों में बार बार अपने बयान बदले हैं। राजनेताओं के जाने के बाद बयान कुछ और थे, उनके पहले बयान और थे। आप गांव की महिलाओं से यदि आप बात करेंगे, उसी खेत के जहां पर ये घटना घटी है उसके बगल में एक व्यक्ति जो ट्रैक्टर चला रहा था, यदि उनके बयानों को आप देखेंगे तो उनके बयान जो हैं वो परिवार और पीड़िता के बयान से बिल्कुल अलग हैं। तो एक प्रकार से कई प्रकार के विचार वहां पर आ रहे हैं, कई प्रकार की घटनाओं के संगीत रागी जी, प्रशासन क्या ये भूल जाता है कि किसी की हत्या भी अपराध है? प्लीज आप नहीं सुनेंगे, प्लीज ऐसा नहीं होना। नहीं, लड़की का मर जाना नहीं, आप जवाब दीजिए, पर आप जवाब दीजिए, लेकिन आप इस बात को शामिल करके जवाब दीजिएगा। अगर ये साबित किया जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, अगर ये कहा जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, तो क्या लड़की की मौत से इनकार किया जा सकता है? बस आप इस पॉइंट के साथ जवाब दीजिए, मैं ये चाहती हूँ। राजनीतिक प्रतियोगिता तो मैंने देखी थी, लेकिन मीडिया की व्यवसायिक प्रतियोगिता भी कोई कम नहीं है। इसलिए आप मुझे मेरी बातों को सुनिए, आप सुनने का धैर्य नहीं रख रही हैं। लोग पहले पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं था, एसआईटी गठित की गई, उस पर आपको विश्वास नहीं था, सीबीआई गठित कर दी गई। आप किसी को तो सुनेंगे, या राहुल गांधी के दफ्तर से आएगा उसी फोन को सुनेंगे? अरे सर, आपको सुनने के लिए तो बुलाया ना, यहाँ पर आप आए हैं तो आपकी बात सुनने के लिए तो आपको बुलाया, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। सवाल पूछना तो मेरा काम है ना, वो तो मैं आपसे पूछूंगी। ये आपकी व्यावसायिक प्रतियोगिता हो सकती है। नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं है सर, प्रतियोगिता बहुत पार करनी है सर, प्रतियोगिता कोई नहीं है। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप उसके परिप्रेक्ष्य में जवाब दीजिए, बस इतना मैंने आपसे कहा है। बताइए। संगीत अभी उनको आंसर देने दीजिए, पहले वो जवाब देने, वरना उन्हें फिर शिकायत रह जाएगी। जी बोलिए। मैं तो बोलूंगा ये बात, बिल्कुल बोलूंगा ये बात। सर जवाब तो दीजिए संगीत रागी जी, अब बताइए। आज तक चैनल बाकी और जगहों पर ऐसे ही कवरेज के लिए गई, क्यों नहीं गई? इस सवाल का जवाब आप पूरे देश को दे दीजिए। अब सर, अगर मैं आपको आज तक का पिछले 18 साल का काम बताने लगूंगी तो फिर मेरे लिए ये शो का टाइम कम हो जाएगा। अब मैं आपको पिछले 18 साल का हिसाब देने लगूं, पिछले 18 साल के हिसाब में सर आप भी विपक्ष में थे, ठीक है? पिछले 18 साल में सर बीजेपी कांग्रेस दोनों पक्ष विपक्ष में रही है सर। अब मैं यहाँ पे आज तक का आपको पिछले 18 साल का हिसाब देने में नहीं बैठी। मैं आपसे सर ये पूछ रही हूँ, एक सेकेंड, ठीक है सर, आप ये मुझे बताइए। ये बता दीजिए। अरे सर, इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना। अगर आप बलात्कार की बात तो ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, लड़की की मौत तो हुई है ना, आप मुझे उसके बारे में जवाब दीजिए। आप रिपोर्टिंग नहीं कर रही हैं। अरे सर, मेरा काम सवाल पूछना है, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, बताइए। इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हैं आप, एक प्रकार का वहां पर एक मजमा लगाया हुआ है। यदि आपको उसमें आपको करना था तो आप बताते कि हाँ इसमें कौन सी गलती है। आपने डिफरेंट नैरेटिव्स नहीं पेश किए हैं, आप संवेदनाओं का अपमान कर रही हैं। ठीक है सर, गलती नंबर एक, आधी रात को पीड़िता का शव पुलिस जलाती है। गलती नंबर 2, डीएम परिवार को यह कहते हैं कि कोरोना से तुम्हारी लड़की मर जाती तो क्या होता। गलती नंबर 3, मीडिया को रोका जाता है ये कहकर कि एसआईटी वहां पर जांच कर रही है, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि अगर एसआईटी जांच कर रही है तो मीडिया घर के बाहर खड़े होकर रिपोर्ट नहीं कर सकती। 2 दिन तक 3 दिन तक मीडिया को पहरेदारी में रखा जाता है, परिवार को पहरेदारी में रखा जाता है, और परिवार को यह पीड़ित परिवार को यह कहा जाता है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। पीड़ित परिवार ने कैमरे पर कहा है सर, पीड़ित परिवार की आवाज उठा रहे हैं हम, पीड़ित परिवार की आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको इससे तकलीफ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पिछले 18 साल में आज तक ने क्या किया है मैं आपको इसकी जानकारी नहीं दूंगी इस बुलेटिन में बैठकर। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे बलात्कार हुआ या नहीं और लड़की मर गई, इस बात पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल आपका ध्यान इस तरफ खींचूंगी। ये मेरी ड्यूटी है सर, बिल्कुल मेरी ड्यूटी है ये कि मैं आपको बताऊंगी और आपको गिनाऊंगी। ये मैंने आपको पूरा समय दिया है बोलने के लिए, लेकिन अगर आप गलतियों की तरफ नहीं देखेंगे तो मैं आपका ध्यान गलतियों की तरफ लेके जाऊंगी। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यही मेरा काम है आपको ये बताना कि गलत क्या हुआ है। मैंने बहुत सम्मान के साथ और बहुत पोलाइटली विनम्रता के साथ आपसे सवाल पूछा था, लेकिन ये आप लोगों की दिक्कत है। जो आपसे सवाल पूछेगा आप उसके ऊपर उल्टा सवाल टांग देंगे, ये आप लोगों की दिक्कत है। लेकिन कितनी देर तक कोई सर जो तमाशा हुआ है पूरे देश ने उत्तर प्रदेश में देखा है,
और ये जो बात हुई है ना उत्तर प्रदेश में, सुनिए मेरी बात आप, जो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है ये कभी इतिहास से आप मिटा नहीं पाएंगे। क्या आपने ये आप कभी इतिहास से नहीं मिटा पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक पीड़िता का शव जलाया है, कभी नहीं मिटा पाएंगे आप, और ना ही कभी अपना चेहरा देख पाएंगे आईने पर। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अगर आप मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे तो मैं भी आपके ऊपर सवाल उठाऊंगी ये कहते हुए कि क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर जवाब दीजिए। मेरा सवाल गलत नहीं है, और ये कम से कम ये परसेप्शन आप क्रिएट मत करिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो परसेप्शन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। बलात्कार होता है चाहे वो कहीं भी हुआ हो। एक लड़की की, अरे सर आंकड़े देखिए ना आप, एनसीआरबी सरकार की संस्था है ना, आंकड़े देखिए उसका। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 है, बलात्कार के मामले पर नंबर 2 है। मेरे आंकड़े नहीं है, आज तक नहीं दे रहा ये आंकड़े, ये आंकड़े आज तक नहीं दे रहा है। ये आपके पुलिस की संवेदनशीलता ये है कि आपकी पुलिस पीड़िता का शव जलाती है आधी रात पर। अगर आज तक की रिपोर्टर तनुश्री पांडे वहां पर मौजूद नहीं होती, तो अगर तनुश्री पांडे वहां पर मौजूद नहीं होती तो पूरे देश में किसी को पता नहीं चलता कि आप लोगों ने पीड़िता के साथ क्या किया है। क्योंकि उसमें आपको दिलचस्पी कोई नहीं है। किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता कि क्या हुआ पीड़िता के साथ। एक गरीब परिवार के पीड़िता के शव को आप जलाते हैं, गरीब परिवार की लड़की के शव को आप जलाते हैं, गरीब परिवार की लड़की के शव को आप जलाते हैं, और आप चाहते हैं कि हम उसके लिए सवाल भी नहीं उठाए। आप छोड़िए आज तक की बात, मैं आज तक में काम नहीं करती तो भी मैं ये सवाल उठाती, बिल्कुल उठाती मैं ये सवाल। एक गरीब का शव आप जलाते हैं, आधी रात को पुलिस जलाती है। किसी आरोपी ने वो शव नहीं जलाया, पुलिस ने जलाया है वो शव। क्या सिखाएंगे आप मुझे? अगर आप मेरी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाएंगे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात, और बाकी लोगों की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप गलत बोल रहे हैं सर, गलत नहीं समझा रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सर, आप गलत बोल रहे हैं सर। मैंने पूरे सम्मान के साथ आपसे सवाल पूछा है, पूरे सम्मान के साथ आपको पैनल पे बुलाया है, लेकिन अगर आप मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, अगर आप मुझे मेरे स्टैंड से गिराने की कोशिश करेंगे तो मैं बिल्कुल उठाऊंगी सवाल। इस देश की आधी आबादी के लिए मैं बिल्कुल उठाऊंगी सवाल, कोई नहीं रोक सकता मुझे इस चीज से। हो रहा है तो आपको बुरा क्या लग रहा है? मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पीड़िता की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसलिए बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज तक मैं आपसे ये सवाल पूछ लिया कि पीड़िता का शव आधी रात को क्यों जलाया, तो इस बात से दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आपको इस बात से दिक्कत हो रही है कि किसी ने आपसे सवाल कैसे पूछ लिया। 6 साल में पहली बार आपको जवाब देने पड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। 6 साल में पहली बार आपको जवाब देने पड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल उठाऊंगी मैं ये सवाल। दबाव दे रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, सुनिए आप सवाल, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि क्या जो लड़की मर गई है उसका बयान झूठा है? पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट आप करा रहे हैं, आप पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट करा रहे हैं, इसका मतलब परिवार पर आपको शक है? ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। मैं नहीं कह रही हूं आपको कि गैंग रेप के लिए हम इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन लड़की मरी है, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? और इतनी असंवेदनशीलता आपके अंदर होगी, इतनी असंवेदनशीलता आपके भीतर होगी कि आप ये कहेंगे कि हम तमाशा कर रहे हैं। हम पीड़ित की मौत पे तमाशा नहीं करते, हम पीड़ित की मौत पे तमाशा नहीं करते। तमाशा जिसने किया आप उससे पूछिए, जाकर पूछिए उन पुलिसकर्मियों से किसके ऑर्डर थे शव जलाने के, किसके ऑर्डर थे शव जलाने के। सच के तह तक जाने के लिए नहीं है। मुझे बताइए आज, आप सच बताइए। आपके लिए कि हम संगीत रागी जी आज सच बताइए, संगीत रागी जी सच बताइए, शव जलाने के ऑर्डर किसके थे? आधी रात को शव जलाने के ऑर्डर किसके थे? जवाब दीजिए। क्या ये मुख्यमंत्री के स्तर पर आता है क्या? ये टॉप मिनिस्टर के स्तर पर आता है क्या? शव जलाने के ऑर्डर किसके थे? और एडीएम और ये सब चीजें आपको पता नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी की एक हायरार्की होती है, पुलिस प्रशासन की एक हायरार्की होते हैं, आपको इतना बेसिक जानकारी नहीं है। किसके ऑर्डर थे? आधी रात को शव जलाने का ऑर्डर किसका था? जानकारी आपको है या नहीं है? आधी रात को शव जलाने का बेसिक जानकारी बताइए। कानून की किस किताब में लिखा है कि पुलिस जलाएगी पीड़ित का शव? किस किताब में लिखा है कानून की? बताइए मुझे। ठीक है, मेरे पास नहीं है ज्ञान, बताइए, आप मुझे ज्ञानी बनाइए, बताइए किस किताब में लिखा है, किस किताब में लिखा है? जवाब दीजिए। आप बहुत किताबें पढ़ के आए हैं, जवाब दीजिए। उस गलती को मुझे किस किताब में लिखा है? पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन इसके बाद कर रहे हैं, आपको तमाशा है। आप सिर्फ एक मोहरे को सस्पेंड कर देते हैं, मोहरों को सस्पेंड कर देते हैं आप, और आप हमें ये बताएंगे कि तमाशा नहीं हो रहा वहां पर। आप जाके देखिए पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। महिलाओं के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 है यूपी। एनसीआर में क्या आंकड़े हैं? सरकार के आंकड़े हैं, आज तक के आंकड़े नहीं है। आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन में जिस राज्य की पुलिस पीड़ित के शव को जला दे, जिस राज्य की पुलिस पीड़ित के शव को जला दिया आधी रात, सोचिए सर, यहां पर सोचने की जरूरत है। क्या परिपाटी सेट हो रही है यहां पर, ये सोचने की जरूरत है, हर इंसान को सोचने की जरूरत है।